हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। तो आइए सभी विद्यार्थी देखते हैं, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको आवेश संरक्षण का नियम। देखिए चलिए, नियम आवेश संरक्षण का नियम। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। इसका क्वेश्चन बनता है आवेश संरक्षण का नियम क्या है, समझाइए। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी समझें आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। पहले मैं आपको बताऊंगा फिर लिखूंगा। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, या हम कह सकें कि सिर्फ और सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक बार फिर, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात एक अकेले निकाय पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। चलो आइए देखते हैं फटाफट से। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो एक बार फिर समझिए। इस नियम के अनुसार मतलब कि आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। या हम कहें कि कुल आवेश यानी दोनों वस्तुओं का जो आवेश होता है उसका बीजीय योग शून्य होता है, या कुल आवेश नियत रहता है। तीसरे तरीके से हम बोले कि किसी पृथक्कृत निकाय पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ओके, चलो आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर जितना धन आवेश
जितना धन आवेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कुल आवेश नियत रहता है या संरक्षित रहता है। देखो एक बार अच्छे से समझ लीजिए सभी विद्यार्थी, इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये डबल लग गया है, सॉरी, ठीक है। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कुल आवेश नियत रहता है। अब यहाँ पे बच्चे लोग आप समझोगे कि यहाँ पे रेशम की कांच की छड़ पर क्या है, धन आवेश उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया। तो यहाँ पे उत्पन्न कैसे हो रहा है, अकेले निकाय पर उत्पन्न नहीं हो रहा है। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने से क्या होता है, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, यानी कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर चले गए। जैसे उस पर कमी हो गई कांच के पर तो उस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया, और उस पर अधिकता हो जाती है रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की, इसलिए उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इससे सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक अलग सी परिभाषा है, जैसे किसी पृथक्कृत निकाय पर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात कुल आवेश संरक्षित रहता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। चलो धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक समझ में आया, आवेश संरक्षण का नियम समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके।